जूम सेशन जब भी हो रहा है ओरिजिन का हो, चाहे वो टेक्निकल सेशन हो या अपॉर्चुनिटी वाले सेशन हो, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज आज के दौर पे जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे में सेशन को ज्वाइन करना ये दिखाता है कि आप जीवन में कुछ नया सीखना, आगे बढ़ना और फिर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो आज का सेशन जो है, आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो अपॉर्चुनिटी सेशन है। और कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में ही मतलब कुछ क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, यहाँ पे कोई हवाई बातें नहीं होंगी, कोई एजेंडा नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल सेलिंग नहीं है। ये प्योर लर्निंग बेस्ड सेशन होगा और आप यहाँ पे समझेंगे। हम टेक्निकल चीजों पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी सेशन है और उनके लिए है जो ओरिजिन को समझना सीखना चाहते हैं और जो नए हैं कहीं ना कहीं अभी इस प्लेटफॉर्म में। तो तो हम समझेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए नहीं है। मेरा मानना है जब सही जानकारी मिलती है तो आप या हम सभी जो होते हैं अपने लिए सही फैसला लेते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कुछ नया सीखने आए हैं, कुछ पैसिव इनकम का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शंस देख रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म फ्रीडम, मतलब चाहे वो पैसा को लेके हो, समय को लेके हो या लाइफस्टाइल की तलाश में हो, लॉन्ग टर्म फ्रीडम लाइफस्टाइल की तलाश में हो। या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ क्यूरियोसिटी से जुड़े होंगे, उनको देखना है, परखना है। तो मैं सच कहूँ तो ये सभी जो कारण हो सकता है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीजों के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप अपना मतलब माइंड ओपन रखें और अ, दूसरा चीज ये है कि मैं अभी से सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप सेशन का अंत तक रुकेंगे। उसके लिए मैं पहले से आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ताकि चीजों चीजों को लेके क्लियरिटी आए, हमारा प्लेटफॉर्म को लेके क्लियरिटी आए। तो आज अगर आप कुछ भी एक नया आइडिया, कुछ नई चीजों को लेके जाते हैं इस सेशन से, हम अभी 1 घंटे बैठने वाले हैं, तो हम समझेंगे कि ये सेशन सक्सेसफुल रहा। तो एक बार फिर से इस लर्निंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। आराम से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा और चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम में इसे एक तरीके से मैं जब लोगों को बताता हूँ तो मैं इसे एक नाम दिया हूँ, जब मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम। तो आप सभी का फिर से एक फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम में स्वागत है। ये आपके लिए 24/7 काम करेगा। ठीक है। ये ब्लॉकचेन पे काम करता है और ब्लॉकचेन से ही आपको सभी चीजों के बारे में मतलब इसको हम आगे बढ़ने से पहले हम ब्लॉकचेन के बारे में भी जानेंगे। तो लेकिन ये 24/7 आपके लिए काम करता है। कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई प्रिडिक्शंस नहीं है, कोई क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं करना और आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है ना कि हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं और प्रॉफिट भी बना रहे होते हैं, लेकिन एक होता है स्ट्रेस जो होता है ना, वो बहुत पीक पे होता है। तो इसके चलते हम फिर हम आगे मतलब लंबा हम नहीं सोचते हैं। तो खैर, यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। 24/7 आपका ग्रोथ होगा। आपको ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो 24/7 आप पैसे बना रहे होंगे। ओके। तो इस सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है छोटा सा। ये जो भी सेशन आज हम यहाँ पे है जो देख रहे हैं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे बताई गई चीजें या दिखाई गई चीजें, चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो या फिर उससे अलग भी हो, तो इसमें आप अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है। इसमें आप जंप करने से पहले, आप इसमें इन्वॉल्व होने से पहले अपना रिसर्च करेंगे और सही जानकारी और सही रिसर्च के साथ आएंगे। और एक होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद जो आपका फंड्स बचता है, जो ऐसे एसेट बचते हैं जिसको आप निवेश कर सके और लॉन्ग टर्म 6 मंथ 1 ईयर के लिए छोड़ सके और उसका प्रॉफिट आप ले सके। ठीक है। तो उसके साथ इस माइंडसेट का साथ आप आइएगा। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं चीजों को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगे आप रिसर्च करके आ सकते हैं और आपका फिर स्वागत है सेशन में। ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं आज के सेशन में? तो हम
थोड़ा बहुत कुछ माइंडसेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम जब भी कुछ नया कुछ सेशंस जब भी हम अटेंड करते हैं या सीख रहे होते हैं या कुछ बिजनेस हम जब शुरू कर रहे होते हैं या बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट का सही होना बहुत जरूरी है। हम इसमें बहुत बड़ा लंबा ऐसा टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक ब्रीफ में कि क्या होना चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस पर बात करने वाले हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जो बेसिक है मैं बेसिक पहले ही क्लियर कर दूंगा ताकि आपको ये प्रोजेक्ट समझने में आसानी हो। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। और जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन है इसका ओवरव्यू मैं दूंगा, कैसे काम करता है, किन के लिए है किन के लिए नहीं है, और ये कैसे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है इस पे हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बिजनेस इज नॉट अ मैजिक गेम, और बिजनेस एक मतलब जादुई खेल नहीं है या जादुई छड़ी नहीं है, ठीक है। इसको हम जब भी बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं ना तो हम हमेशा एक ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा गलत माइंडसेट के साथ करते हैं और हम बार बार एक लूप में फंसे रहते हैं और हम वहां से निकल नहीं पाते हैं। तो बिजनेस को एक होता है बिजनेस को हम इस तरीके से ट्रीट करना है ताकि ये हमारे लिए वर्क करे, हम एक लूप में नहीं फंसे रहे, हम एक जगह पे नहीं फंसे रहे, ठीक है। और ये जो माइंडसेट है ना ये बहुत जरूरी है ताकि हम मतलब आगे आगे इस पे हम सक्सेसफुली मतलब कुछ अचीव कर पाए, सक्सेसफुल हो पाए अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए बिजनेस के लिए। तो अब माइंडसेट से मतलब अगर उससे इसको अगर कंटिन्यू करना होगा तो माइंडसेट ये होता है कि हमारा जो डेली हैबिट है, जो हमारा जो माइंड मैप है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आप करते क्या है, राइट। आपको ये चीज बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से, हम कभी सोचते नहीं कि हम क्या करते हैं। अगर मेरे से पूछो क्या करते हो, बिजनेसमैन हूँ, स्टेकिंग करता हूँ या फिर लोगों को एजुकेट करता हूँ, इस तरीके से हमारा जो आइडेंटिटी होता है ना वो बना होता है हमारा मतलब बिजनेस को लेके, हमारे खुद को लेके। लेकिन ये नहीं है, इसका ना बिगर पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर जितने भी लोग हैं पुराने लोग हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं कि इसको बिजनेस कर रहे हैं, V1 है V2 है, ये सब रैंकिंग से इसके बारे में हम बात करेंगे। जो इस प्रोजेक्ट का रैंकिंग है, दाव का रैंकिंग है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई नए लोग होंगे तो आप धैर्य बना के रखिएगा। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो मतलब कुछ जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है, जो मतलब 5-6 लाख में है, 10 लाख में है, मोर देन 10 लाख में मंथली मतलब वो कर रहे हैं। तो उनका जो माइंडसेट होता है, उनका जो अपने अपना आइडेंटिटी जो होता है ना, अपने बारे में जो सोचते हैं उस तरीके से सोचते हैं कि वो बिजनेसमैन है। और फिर अपना जो ट्रू पोटेंशियल है, जो ट्रू जो मतलब उस एक होता है डेप्थ में जो उनका सच्चाई होता है ना, उनको नहीं समझ पाते हैं। आप अगर ओरिजिन में है, अगर आप ओरिजिन प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेसमैन होने के साथ में आप होम मेकर्स हो सकते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, राजनीति सर है या फिर वजीर सर है, वरिंदर सर है, जो हमारे सीनियर 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 लीडर्स हैं। उनको देख अगर उनको उनको देखा जाए तो वो बिजनेसमैन के साथ साथ में होम मेकर है। उनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्टक थे इससे पहले, या खुद भी वो स्टक थे, हो सकता है खुद भी स्टक रहे होंगे। लेकिन आज के टाइम पे उनकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। हो सकता है ना वो चला नहीं दे रहे, लेकिन वो जरिया बने हैं, एक प्रोसेस है उनकी वजह से। मतलब लोगों का एक होता है कि कहीं पे स्टक थे, उनकी वजह से लोग कुछ कर पा रहे हैं, एक माध्यम बने, एक मीडियम बने, ठीक है ना। तो उनका आइडेंटिटी है कि वो बिजनेसमैन के साथ में होम मेकर है। आपको भी पहचानना होगा कि आप बिजनेसमैन के साथ में, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में आपका आइडेंटिटी क्या है। हो सकता है आपका आइडेंटिटी एक होता है ना, वो बड़ा जो जो पर्पस है ना वो ढूंढिएगा, और उसको बनाने के लिए ना आपका दिमाग में ये छपना चाहिए, ठीक है। तो और एक होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप हमेशा से वही पुरानी चीजों को कर रहे हैं और वही पुरानी चीजों को मानते आ रहे हैं ना, तो आगे जो आप करेंगे और आगे जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना वही पुराना ही होगा, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर आपका अभी जो करंट सिचुएशन है वो अगर 20,000 पे है, 50,000 पे है, 1 लाख पे है, और आपको पहुंचना है 10 लाख पे, ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट है, आपका जो आइडेंटिटी है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है वो उस 10 लाख का होना चाहिए, तब वहां पे आप पहुंचेंगे। नहीं तो अगर पुराना ही माइंडसेट, पुराना आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अभी जहाँ पे हैं कल के दिन पे 1 साल के बाद भी आप वहीं पे रहेंगे। तो इस चीजों को समझना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइंडसेट पे, अपना आइडेंटिटी पे काम कीजिए। हर लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ठीक है ना, सभी के लिए।
मैं इस पे बात कर चुका हूँ। तो मैजिक गेम नहीं है। आपको एक होता है ना मैजिक गेम वाला माइंडसेट, मतलब मैजिक गेम माइंडसेट कैसा होता है? वो मतलब बिलीव करता है क्विक फिक्सेस में, गेट रिच क्विक स्कीम्स में। ठीक है, कहीं पे देखा कि मतलब कुछ लोग दिखा दिए कि कुछ सपने दिखा दिए, बड़ा पैसा आ रहा है, एक बार में आ रहा है, तुरंत आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा। और सभी पैसा को लेके वो जितना भी जमा पूंजी जो बचाए हैं या फिर जो सेविंग्स किए हैं, जो उनका जरूरी एक होता है जरूरत वाला फंड होगा, उनको एक साथ में लेके कूद जाएंगे कि नहीं मुझे कल प्रॉफिट मिल जाएगा, डबल हो जाएगा काइंड ऑफ। और फिर होता क्या है ये सभी को पता है। ठीक है ना? मतलब कुछ ऐसा लक्ष्य या शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं मतलब सिस्टम बनाने के लिए। और उसके बाद मतलब अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो उनका मतलब नजरिया जो होता है ना स्पेकुलेशन और टाइमिंग पे ज्यादा रहता है। ठीक है कि एक छोटा सा कुछ बना के बड़ा ऐसा कुछ छोटा इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा बना के निकल जाए ऐसा। और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब उनको बड़ा रिटर्न मिले बिना एफर्ट का, बिना स्किल का, और फिर उसी में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं है। और रियल बिजनेस माइंडसेट कैसा होता है? रियल एक होता है जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो वो जब सो भी रहे हो ना तब उनके लिए काम करता रहे। और ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जब आप सो भी रहे होंगे तब भी आपके लिए काम करेगा। ओरिजिन है, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और उसको मतलब कैसे उस स्केल किया जा सकता है, कैसे उसको बड़ा बनाया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैल्यू क्रिएट करते हैं लॉजिक और एग्जीक्यूशन को लेके। ठीक है, और फिर ये समझते हैं कि कामयाबी जो है ना वो एफर्ट मांगता है, लर्निंग्स मांगता है, परसिस्टेंस मांगता है, मतलब आपको डटे रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। बिजनेस इज नॉट क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट। ठीक है ना, बिजनेस इज नॉट क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट। हाँ, ऐसा अगर इसको सही तरीके से लिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट ये बिजनेस है। ये बिजनेस हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। ठीक है, हम मतलब हम हमेशा ऐसा मतलब शॉर्टकट वाले चक्कर में रहते हैं कि 50 रुपए डालेंगे और फिर हमको 1,000 कमाना है। ठीक है ना, तो ये माइंडसेट के साथ, ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ ना बिजनेस नहीं होता है। ये गेम ऑफ लक नहीं। इसके लिए आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक चीजों को सीखना पड़ेगा, उस वैसा अप्रोच लेना पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिजनेस ये होता है। ठीक है, और एक चीज ये है कि आपको इसको लंबे टाइम के लिए देखना होगा। आपका जो प्रोसेस है जब समझने का, सीखने का या फिर करने का ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आप एक दो दिन के लिए या छोटा सा अपना परेशानी सोल्व करने के लिए नहीं आए हैं। आप आए हैं कि आपका मतलब आने वाला जो फ्यूचर है जो आप 10 साल में देखते हैं वो यहाँ से सोल्व करें, एक जरिया बनाए, एक सिस्टम बनाए, ताकि मतलब आगे कल के दिन पे जो आज जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सिस्टमेटिकली ऐसा होना चाहिए ना जो कल वो उसका रिजल्ट मिले तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले। तो एक लॉन्ग टर्म आपको चीजों को करना होगा। ठीक है ना, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है या फिर कोई भी बिजनेस जब मार्केट में आता है, कोई भी ऐसी चीज जो मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है या नीड फुलफिल कर रहा है, ऐसी चीजें जब मार्केट में आती है ना, तो वो शुरू में एकदम स्टार्टिंग में एकदम सक्सेसफुल नहीं हो जाता। हो सकता है कि अभी हम प्राइस को लेके थोड़ा सा पैनिक होते हैं। हो सकता है कि हम अभी मतलब अ, सही जानकारी नहीं है तो उसके वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखिए, जो जो प्रोजेक्ट जो होता है उसका मतलब डेप्थ में जाइए, सीखिए, चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। और आपके पास अभी बहुत सारे लेवरेजेस है, एआई है, आपके पास अलग अलग दुनिया का मतलब टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्यों बोल रहा हूँ। मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन जो इंडिया में होता है ना उस पे बात करते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेंचाइजी फी कितने का होता है? 25 से 30 लाख का। मैं रांची से हूँ, रांची में भी एक मैकडोनल्ड का नया फ्रेंचाइजी खुला है। ठीक है, अभी मैं देखा, मतलब मुझे नहीं पता कि वो ओपन हो गया है या मैं देखा था बस। मैं वो रियल एस्टेट वो बिल्डिंग जो होता है जिसपे लोगो लगा रहता है, मैं उसको देखा था। तो उसका एक फ्रेंचाइजी फी कितना होगा? 25 से 30 लाख का होगा। सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना 6.6 करोड़, मतलब 6.6 से लेके 7 करोड़ तक का होता है। रॉयल्टी फीस जो होता है वो 4 से 6% का ग्रोस, मतलब जो सेल्स होता है उसका ग्रोस होता है। एडवर्टाइजिंग फी होता है ना, जब लग जाए, सेटअप हो जाए, तो उसका जो फी होता है वो 3% होता है ग्रोस सेल्स का। ठीक है, अब हम प्रॉफिट और ब्रेक इवन को एनालिसिस करते हैं। तो एवरेज एनुअल रेवेन्यू जो होता है ना वो 2.6 करोड़ का है एक आउटलेट का। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 20 से 25%, मतलब 20 से 25 हजार पर प्रॉफिट पर 1 लाख का रेवेन्यू में। ठीक है, एनुअली कितना प्रॉफिट होता है? 52 से 65 लाख का। ठीक है, और ब्रेक इवन पीरियड अगर निकाल दें
तो 2 से 3 साल उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में लगता है। ठीक है, तो ये चीज है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और एक होता है ना ट्रेडिंग वाला माइंडसेट के साथ, नहीं आज अगर हम बना मतलब आज पैसा लगा लिए और फिर हम कल बड़ा अमाउंट बना लिए, उस माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लंबे रेस का घोड़ा अगर है, अगर आप लंबे नजरिए से देख रहे हैं चीजों को, फ्यूचर को देख रहे हैं, तो आपको उस तरीके से आपको टाइम देना होगा, उस तरीके से सीखना होगा और उस तरीके से मतलब पेशेंस के साथ आपको वो आपका जो है आगे बढ़ने का जो एक होता है ना, जीत होता है, जुनून होता है ना, उसको आपको मतलब उसमें परसिस्टेंस रहना होगा आपको। तो ये चीज है। अब चलिए देखते हैं कोई एक अब टेस्ला का देखते हैं हम कि वो कब प्रॉफिटेबल हुआ था। ठीक है, टेस्ला के बारे में आप सभी जानते हैं। अब इंडिया पे भी एक मुंबई पे आउटलेट आ गया उसका। तो 2003 में वो फाउंडेड हुआ था। 2010 तक सिर्फ चैलेंजेस आए थे, अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग ऑब्स्टिकल। ठीक है, 2017 में 17 साल तक अनप्रॉफिटेबल था। 2020 में फर्स्ट प्रॉफिट हुआ और 2024 का क्वार्टर 4 में मतलब अभी से 1-1.5 साल पहले, राइट, उस टाइम पे क्वार्टर 4 मतलब अभी का ही मंथ रहा होगा, दिसंबर से लेके मार्च का। उस टाइम पे उसके पास 25.7 बिलियन का उनके उनके पास रेवेन्यू था। ठीक है, तो ये होता है। और अगर अगर हम इसी को अगर हम उस तरीके क्यों क्यों मतलब अगर बड़ा जो लोग होता है जैसे कि एलन मस्क है जिसका टेस्ला है, या इतना बड़ा मतलब वो सबसे अभी दुनिया का सबसे रिच इंसान है, तो क्यों है? क्योंकि उनको समझ में आता है कि मतलब कोई भी चीज है एक लॉन्ग टर्म के तौर पे देखे तो उसमें टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम भी उसको ऐसे लॉन्ग टर्म ही हम उसको देखने वाले हैं और लॉन्ग टर्म ही उस पर बात करने वाले हैं। अमेजोन का देख लेते हैं। ये छोटा छोटा चीज है, इस पे मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम जब बिजनेस करें तो हमारा माइंडसेट सही हो। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आपको होता है ना हाइप नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझे। तो अमेजोन जो ई कॉमर्स का एक मदर है, अगर आप समझ सकते हैं, अगर ई कॉमर्स अभी हो रहा है, कोई भी चीजें हैं, ठीक है ना, जब घर पे आपका सामान आ जा रहा है, आप दूर दराज गांव पे रह रहे हैं, लेकिन आपको 2-3 दिन में भी सामान की डिलीवरी हो जाती है, आप कहीं से मंगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका जो प्रोसेस है ना वो अमेजोन से ही शुरू होता है। ठीक है, पहले छोटा मोटा था लेकिन अमेजोन ही इसको एक पहचान दिलाया। ठीक है, तो 1994 में इसका फाउंडेड हुआ था। पहला साल प्रॉफिटेबल नहीं था, दूसरा साल प्रॉफिटेबल नहीं था, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर तक प्रॉफिटेबल नहीं था। 9th ईयर में फर्स्ट प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, आप जानते होंगे, आप स्टोरीज आप सुनते होंगे कि एक छोटा सा मतलब गराज से शुरू हुआ था। ठीक है, बुक्स बुक्स उनको डिलीवर करना था, पुराने बुक्स बेचने थे एंड तो वो 1994 से शुरू हुआ था। लेकिन अभी आप समझते हैं कि अमेजोन क्या मतलब रखता है। ठीक है, अमेजोन के पास क्या है, मतलब क्या प्रॉफिट है। आप जो सिनेमा देख रहे हैं, आप जो फिल्म देख रहे हैं, आप अमेजोन के एक प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन प्राइम पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कल एक चीज है कि बोलने के लिए कि ये मतलब बाहुबली या वट कोई भी बड़ा फिल्म है, आप बोलते हैं ना जो इंडिया का फिल्म है, तो कहीं कहीं अब कहीं ना कहीं ये सभी चीजें चेंज हो रही है। अमेजोन इंडिया का कंपनी नहीं है और अमेजोन के पास अगर राइट है, कोई फिल्म को बेच दिया गया है अमेजोन के पास, तो इंडिया का फिल्म नहीं है, वो अमेजोन का फिल्म है। ठीक है, तो खैर तो ये होता है कि मतलब हमको लॉन्ग टर्म देखना होगा चीजों को। तो हम चलिए मेन सेशंस पे आते हैं, और उससे पहले मेरा नाम नीतीश है। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं अभी कंसल्टेंट हूँ, और वेल्थ एंड आइडेंटिटी को आप कैसे आर्किटेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं उसके लिए अपना काम कर रहा हूँ। साथ में मैं ओरिजिन को एज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और साथ में मैं लोगों को भी बता रहा हूँ। तो खैर ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। ओके, तो पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा दो लोगों के बीच का ट्रस्ट है। ठीक है, पैसा मोड ऑफ एक्सचेंज है और दो लोगों के बीच का ट्रस्ट है। ठीक है ना, ये ट्रस्ट हो सकता है मेरे आपके बीच का, आपके और एक दूसरे फैमिली के बीच का, आपके और एक दूसरे कम्युनिटी के बीच का, दो देशों के बीच का। ठीक है, तो ये एक होता है ना कि कोई है, गवर्नमेंट इसको गवर्न करता है कि हम ये पैसा है इसको मतलब ये जो पैसा है इसका वैलिडेशन है कि हम इसको मतलब रन करेंगे, हम इस पे कोई भी ले सकता है,
कोई भी एक्सचेंज कर सकता है। इस तरीके से हम इसको ठप्पा देते हैं, इसका वैलिडेशन देते हैं, उसके बाद फिर वो पैसा मतलब रियल फॉर्म में आता है और उसको हम यूज कर सकते हैं और ट्रस्ट करते हैं। दो लोग जब ट्रस्ट करते हैं और उसी से हम मतलब चीजों को लेके अदला बदली या एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इतिहास कैसा रहा है इस पे, इस सेशन पे बहुत बार बात होती है, लेकिन खैर मेरा पार्ट है क्योंकि कुछ नए लोग होंगे तो फिर भी मैं बोल देता हूँ। इतिहास ऐसा रहा है कि बार्टर सिस्टम था पहले, जब हम हमारे पास गेहूं होता था या फिर धान होता था और हम फिर हमें कुछ और चाहिए होता था, तो जिनके पास कुछ और होता था जो हमें चाहिए होता था, हम उनको अपना चीजों को देते थे, फिर वो हमें अपनी चीजों को देते थे। इस तरीके से हम एक्सचेंज करते थे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था। क्या हो सकता है कि मुझे अगर चाहिए, मतलब मुझे धान चाहिए और मेरे पास गेहूं है, राइट, मेरे पास गेहूं है और मुझे धान चाहिए, लेकिन जिसके पास धान है उसको गेहूं नहीं चाहिए, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो ये लंबा चैन बनता, तो ये सस्टेनेबल नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर गोल्ड आया। गोल्ड आया मतलब हम मेटल यूज करने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो भी सस्टेनेबल नहीं था क्योंकि हम बहुत ज्यादा मतलब चीजों को एक बार में लेके कैरी करके नहीं घूम सकते थे, राइट। उसके बाद फिर पेपर आया। पेपर एज इन हम नोट का यूज करने लगे, फिर प्लास्टिक आया। ठीक है, तो एक होता है ना कि पेपर प्लास्टिक अभी भी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर के टाइम पे ये सस्टेनेबिलिटी इसका मतलब कितना हो ये नहीं बोला जा सकता है। इसीलिए तो चीजें इवॉल्व करती है। पता है ना, बोलते हैं ना मतलब परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। तो जो चीज सस्टेन नहीं कर सकता या एक एक ऐसा फेज आ जाता है जब लोगों को लगने लगता है कि इससे बेटर कुछ हो सकता है, तो उस पर मूव करते हैं वो लोग। ठीक है, तो प्लास्टिक एज इन हम डिजिटल कार्ड, एटीएम कार्ड जो यूज करते हैं, ठीक है, फिर डिजिटल हुआ। डिजिटल में हम क्यूआर कोड और फिर हम यूपीआई यूज करने लगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो आपको आज के दिन पे लग रहा है, ठीक है, कि आपको आज के दिन पे लग रहा है कि ये क्या ही हो सकता है इससे ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप होता है। तो अभी जो आने वाला जो स्कोप है, आने वाला जो टाइम फ्रेम है, वो क्रिप्टो का होगा। ठीक है, अभी देखिए ट्रेडिशनल कंट्रोल, ठीक है, क्रिप्टो का होगा। तो ट्रेडिशनल कंट्रोल पैसा किसके पास होता है? बैंक्स के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास होता है। लेकिन जो फ्यूचर है ना, वो आपका है, वो ब्लॉकचेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ब्लॉकचेन क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन वो आपका है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और आपका जो पैसा है ना वो आप ही के पास रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन समझने से पहले अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी छुपा हुआ धन है जो इंटरनेट पे रहता है, जो कि बॉर्डरलेस है। मतलब अगर एक क्रिप्टो एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम ओरिजिन है, हम जिस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं उसका नाम ओरिजिन है, और ओरिजिन का जो डिजिटल एसेट है उसको हम लॉन्गिनस बोलते हैं, शॉर्ट में एलजीएनएस होता है। ठीक है, तो उसका कीमत अगर आप समझिए कि अभी के टाइम पे अगर उसकी कीमत $60 है या $6 है, ठीक है, इंडिया में, तो उसका कीमत मतलब नेपाल में भी वही होगा और फिर अमेरिका में भी वही होगा और फिर चाइना में भी वही होगा। ठीक है, तो बॉर्डरलेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक डॉलर और $1 इक्वल नहीं होता है, राइट। वो तो ये बॉर्डरलेस है, इसमें हमको मतलब इस तरीके से नहीं देख सकते, मतलब ट्रांजेक्शन हम पूरा मतलब ग्लोब में कर सकते हैं बिना मतलब कन्वर्जन किए या फिर बिना किसी को फी दिए हुए। ठीक है, तो इस फिर क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता है, कोई मिडिल मैन नहीं होता है। ठीक है, और इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना पब्लिक के ब्लॉकचेन पे होते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन पे होते हैं, और वो विजिबल है, वेरीफाइड है, और फिर पब्लिक को दिखता है, सिक्योर भी रहता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और ऑथेंटिक है। ये पीयर टू पीयर भी हम इसको मतलब अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, और यूजर कंट्रोल करते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो अगर इस पे बात करें तो बिटकॉइन आया 2008 में आया, लेकिन इसका मतलब शुरुआत पहले से हो चुका था। अब 2008 में आपको याद होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, राइट, जब आर्थिक मंदी हुआ। तो क्या हुआ ना कि क्योंकि देखिए सेंट्रल सिस्टम जो होता है ना, सेंट्रल अगर देखा जाए ट्रेडिशनल कंट्रोल अगर देखा जाए तो कौन कंट्रोल करता है? बैंक कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, राइट, पैसों को। तो बैंक 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होने का वन ऑफ द मतलब मेन रीजन ये था कि बैंक था ना, वो ऐसे लोगों को भी लोन दिया था घर के लिए जो उसको चुका नहीं सकते थे बिना बैकग्राउंड चेक किए हुए, क्योंकि वहां पे ना एक सेंट्रल अथॉरिटी है ना, तो वो कोई भी डिसाइड कर मतलब कोई भी डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको क्या पड़ा हुआ है दूसरों का। ठीक है,
तो वो क्या किया, मतलब वहां पे क्या हुआ, बैंक क्या किया कि बहुत ऐसे लोगों को लोन दिया, मोर्टगेज लोन, जो घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए दिया, लेकिन वो उसको चुका नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये बबल बना बड़ा सा, मतलब इसमें हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, बहुत ऐसा मतलब बबल बना कि ऐसे लोगों को लोन मिल गया जो चुका नहीं सकते थे। तो मतलब जब भी ऐसा होता है, मतलब बैलेंस जब गड़बड़ाता है ना, तो वहां पे ना कुछ ऐसा परिस्थिति होता है जो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद, वो पैसा चुका नहीं पाए, तो घर का जो कीमत था वो बढ़ने लगा। घर का कीमत जब बढ़ा तो, सॉरी, घर का कीमत जो था वो घटने लगा, क्योंकि पैसा नहीं चुका पा रहे थे, तो घर का कीमत उसका घटने लगा। तो घर का कीमत जब घटने लगा ना, तो घर से रिलेटेड जितने भी चीज थे सभी का कीमत घटने लगा। ठीक है, और वो बबल फूटा, और उसके बाद फिर ये क्राइसिस हुआ। ठीक है, वन ऑफ द रीजन ये था। और उसके बाद ये तो फिर सतोशी नाकामोटो, जो जो कोई अगर एक इंडिविजुअल, कोई इंसान है या कोई संस्था है या एक लोग है, दो लोग है, कितने सारे लोग हैं, ये नहीं जानते कोई। ठीक है, और उसपे मतलब समय भी क्यों करना है कि वो कौन है, उन्होंने इसका सॉल्यूशन दे दिया कि क्या करे अगर क्या ऐसा हो कि सभी चीजें डिसेंट्रलाइज हो। ठीक है, पैसे जो है वो किसी एक का कंट्रोल पे नहीं रहे, मतलब ये लोगों के कंट्रोल पे रहे, अगर उनका पैसा है तो उनके कंट्रोल पे रहे। ठीक है, और यहाँ पे मतलब दूसरा चीज ये भी हुआ ना कि ये ट्रेडिंग जब हो रहा था, मतलब मतलब ट्रेडिंग वगैरह शुरू हुआ। ट्रेडिंग इज एज इन मतलब अगर 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 इंडिया को अभी कैसा होता है, आप न्यूज देखते हैं ना, इंडिया फ्रांस से मतलब पेट्रोलियम बाय करता है, अच्छा तेल। ठीक है, और अमेरिका को वो पसंद नहीं आता है, तो अमेरिका क्या करता है, उस पर बहुत सारा टैरिफ डाल देता है। 500 टैरिफ डाल देंगे, 50% डाल देंगे, इस तरीके से जो चीजें होती है ना, तो अमेरिका का जो करेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रोंग इस तरीके से बना लिया है ना, कि हमें मतलब चाइना से कुछ लेना हो तो हम डायरेक्ट आईएनआर दे के नहीं ले सकते, हमको पहले लेना होगा क्या, हमको पहले लेना होगा यूएस डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर लेंगे, फिर हम चाइना से सामान ले सकते हैं। रसिया से अगर अपने को कुछ लेना हुआ तो हम क्या ले सकते हैं, हम उसे डायरेक्ट अपना आईएनआर नहीं देंगे, हम उसे यूएस डॉलर लेंगे, फिर उससे लेंगे। तो यहाँ पे ना यूएसए का ना मोनोपोली है। ठीक है, ये मोनोपोली है। तो मोनोपोली कैसा है कि आपको अगर कहीं पे ट्रेड करना है, आपको कहीं पे अगर कुछ लेना है, तो आपको मेरे थ्रू जाना होगा, और आप मेरा बात नहीं मानेंगे तो वही डोनाल्ड ट्रंप करता है ना, 50% टैरिफ डाल दिया या घटाया, बात सुनेगा तो फिर घटाएगा, इस तरीके से। तो उसके मतलब समझ में आएगा तो बढ़ाएगा, उसके समझ में आएगा तो घटाएगा। तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। डिसेंट्रलाइज चीजें ऐसी नहीं होती, वो सेंट्रल एक अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है, और उस तरीके से पूरा मतलब जो देश है, जो पूरा मतलब सरकार है, पूरा जो कंट्री है, जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है, उस तरीके से बिहेव करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोनोपोली था ना, उसको बिटकॉइन तोड़ा, और अभी भी तोड़ रहा है। और अभी ये सभी चीजें जब तक मतलब एक स्ट्रीम लाइन पे आ जाएगी ना, तब ये चीजें मतलब और स्मूथ दिखेगी। और जैसे से ग्रिप छूटेगा, मोनोपोली छूटेगा ना, उस तरीके से चीजें और स्मूथ होगी। और फिर जब वही कंट्रोल आपके हाथ में हो तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए फ्यूचर है मतलब फाइनेंस का। तो अभी अगर आप हैं इस पे, समझते हैं या सीख रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं और आप अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर आज के दिन पे इसको आप अभी अडॉप्ट नहीं किए ना, तो कल के दिन पे आपको बाय हुक बाय क्रूक आपको मतलब उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, अभी भी बूढ़े बुजुर्ग जो गूगल पे या फोन पे नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है, उनके लिए कैश चल जा रहा है, या कैश वो यूज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन कल के दिन पे ऐसा कुछ हो जाएगा, रातों रात होता है ना कि मतलब चीजें चेंज हो जाती है, तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो बिटकॉइन आया 2008 में। ठीक है, ये मोनोपोली टूटा। लेकिन बिटकॉइन एक होता है, कोई भी ब्लॉकचेन जो होता है ना, वो ना तीन चीजों पे चलता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ ट्राइलेमा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ ट्राइलेमा मतलब पहला एंगल जो है वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ा होना चाहिए, बिटकॉइन का सिक्योरिटी बहुत तगड़ा है। ठीक है, मतलब एंगल होता है, दूसरा जो एंगल होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज होना। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज अगर आपको नहीं पता है, मैं उस पर डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन करूंगा। डिसेंट्रलाइज होता है जहां पे सभी का अधिकार होता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज होना। ठीक है, अब बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। अब तीसरा जो एंगल होता है ना, वो होता है स्केलेबल, मतलब कितना स्केलेबल हो सकता है। ठीक है ना, तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो स्केलेबल एज इन मतलब
1 सेकंड में 60 ट्रांजैक्शंस हो रहा होता था, तो ये मतलब स्केलेबल नहीं था, ठीक है? तब कहीं पे अगर कोई लिमिटेशन आ जाए और कहीं पे एक चीज़ का मतलब एक लिमिट आ जाए और फिर लोग देखें कि इसके आगे भी कुछ डेवलप किया जा सकता है, इसके आगे कुछ इससे बेटर किया जा सकता है, या इसको लेके हम इसका मतलब जो लिमिटेशन है इसमें उसको तोड़ के हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ पे लोग करते हैं। तो उसके बाद बिटकॉइन के बाद एथेरियम आया जो दूसरा ब्लॉकचेन है, ठीक है? एथेरियम लेयर 1 है और एथेरियम के ब्लॉकचेन मतलब एथेरियम ब्लॉकचेन पे ही लेयर 2 हमारा पॉलीगॉन है जिसपे हम चलते हैं। और उसके बाद फिर वेब 3 अगर आप समझते होंगे तो अभी वेब 3 का टाइम लगभग आ चुका है, लेकिन बहुत सारा चीज है जिसका भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हम अभी वेब 2 पे ही चल रहे हैं, लेकिन वेब 3 पे चीजें होने लगी है, ठीक है? मतलब तो जिस दिन गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि अब हम वेब 3 की ओर बढ़ सकते हैं फुल प्लेस, तो बढ़ जाएंगे। तो वेब 3 में समझा देता हूँ। देखिए वेब 1 क्या था? वेब 1 जब हम चीजों को कंज्यूम कर रहे होते थे, हम लैपटॉप तो नहीं होता था, लेकिन कंप्यूटर जो होता था हम उसमें चीजों को आर्टिकल हम टाइप करते थे, आर्टिकल आता था, पढ़ते थे, ठीक है ना? वो वेब 1 का टाइम था जब हम चीजों को सिर्फ कंज्यूम करते थे। वेब 2 आया 2004 आसपास 4-5 के आसपास में, ठीक है? जब हम फेसबुक या ये सब जब चीज प्लेटफॉर्म आने लगी तो हम वहां पे इंटरेक्ट करने लगे, ठीक है? हम किसी से बातचीत कर सकते थे, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे, या हम उसको कुछ बोलते हम इंटरनेट को कुछ बोलते, फिर वो रिस्पॉन्ड करता, हम कुछ बोलते, वो रिस्पॉन्ड करता। तो उस तरीके से वेब 2 का अर्ली स्टेज वो था, और अभी भी हम वेब 2 पे ही चल रहे हैं। लेकिन वेब 2 पे क्या होता है ना कि एक जो ओनरशिप जो होता है ना वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी का होता है। जैसे कि अभी जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है? फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी प्लेटफॉर्म है जो आप अभी यूज करते हैं, मोस्टली जिसमें आपका समय गुजरता है, बीतता है, ठीक है, 24 घंटे में, तो अभी भी आप वेब 2 में ही है, क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप 10 साल से यूज कर रहे हैं, आपके बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, आपके 1000 फ्रेंड्स होंगे, ठीक है ना? पुरानी मतलब 10 साल की पुरानी पिक्चर्स आपकी होगी, लेकिन वो आपका नहीं है। अगर फेसबुक को लगा कि ये बंदा है जो मेरे लिए थ्रेट है, या ये किसी भी तरीके से कोई भी रीजन देके अगर वो चाहेगा कि नहीं इसका अकाउंट को क्लोज करो, तो क्लोज कर देगा। यूट्यूबर सभी का टाइम पे लाखों करोड़ों कमाते हैं यूट्यूब से पर मंथ, राइट? लेकिन अगर वो उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब को लगेगा कि नहीं इसको पेनलाइज करो, इसको हटाओ, तो वो हटा सकता है बिना कुछ रीजन दिए, ठीक है? तो वो मतलब उनका जमा पूंजी जो सालों भर से वो मेहनत कर रहे हैं ना, वो एक एक टाइम पे चला जाएगा। तो ये वेब 2 है। लेकिन वेब 3 में क्या होगा ना कि आपका कोई एसेट है, आपका कोई चीज है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? तो वो आपके कंट्रोल पे रहेगा, ठीक है? आप उसके मालिक होंगे, आप जिससे लेना देना कर रहे हैं वो जान पाएगा, आप जान पाएंगे, ठीक है ना? तो इसका अभी भी कुछ है जो पूरे तरीके से सही नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसके वजह से अभी हम फुल फ्लेज इस पे हम नहीं आए हैं, लेकिन हम फिर कुछ दिन में जब इसका कुछ जवाब होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ सॉल्यूशन होगा, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन अभी आपको अडॉप्ट करना उसको जरूरी है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन डिजिटल लेजर है, ठीक है? डिजिटल लेजर है जहां पे हम जितना भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, सभी का ब्लॉक्स होता है, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स होता है, उसका ब्लॉक बनता है, और वो ब्लॉक हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है? अभी के स्टेज में ये है, कल के दिन पे हो सकता है कि चेंज हो जाए, कल के दिन पे कुछ और आ जाए, कल के दिन पे थोड़ा सा बदल जाए इसका रूपरेखा, लेकिन यही है, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज है, ठीक है? तो जैसे कि आप देखो, अगर यहाँ पे भी मतलब जितने भी लोग हैं जो ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो आप सभी के पास एक वॉलेट होगा जिसपे आपका एसेट होगा, ठीक है ना? तो वॉलेट क्या होता है? वॉलेट जो होता है वो आपका एसेट आपका वॉलेट पे नहीं होता है, आपका एसेट जो है वो ब्लॉकचेन पे होता है। वॉलेट एक जरिया है जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आप देखो, मतलब इसको ब्लॉकचेन को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कि मुझे यहाँ से रांची से मुझे रायपुर भेजना है, पैसा भेजना है, ट्रेडिशनल मतलब ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे। मेरे पास मतलब 20,000 रुपए हैं, मेरे को 20,000 रुपए रायपुर में भेजना है किन्हीं को, ठीक है? मान के चलते हैं कि मैं नीतीश हूँ और फिर वहां पे रहीम सर है, उनको भेजने का है मेरे को 20,000। और तो फिर क्या कर मैं क्या है, कौन सा मीडियम यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा यूपीआई या कोई भी बैंक ट्रांसफर या समथिंग, कुछ भी मैं यूज करने वाला हूँ। तो सेंट्रल चीजों का क्या होता है ना, एक सर्वर होगा, एक सिंगल पॉइंट पे कहीं पे सर्वर होगा, दिल्ली में हो सकता है या फिर कहीं पे भी होगा। मैं यहाँ से मतलब मेरे सर्वर से मैं यहाँ से अपने फोन से यूपीआई से किया, और उसके बाद वहां पे वो सर्वर पे जाएगा कि ये बंदा है जो यहाँ से पैसा भेज रहा है,
ठीक है, तो वो सर्वर से फिर वहां पे रायपुर वाले सर्वर पे जाएगा कि पैसा का रिक्वेस्ट आया है, यहाँ पे रिसीव होने का है, तो फिर हाँ कर दो यहाँ से सर मतलब बोला जाएगा ठीक है ट्रांजेक्शन कर दो, फिर वहां से देखा जाएगा कि अच्छा ठीक है सही जगह पे जा रहा है, सही अमाउंट है, मतलब ये वैलिड है, तो ठीक है। तो 2-3 बार में मतलब ये फ्रिक्शन सब सेकेंड्स में होता है, लेकिन 2-3 बार में वेरिफिकेशन हो जाता है और फिर पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है ना वो देख सकता है बैंक वाला लोग या सेंट्रल अथॉरिटी, वो देख सकता है इसको कि इसके पास कितना पैसा था या कितना भेजा, कितना बजे भेजा, वैलिड है, और तो ये चीजों को देख सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे क्या होता है ना कि ब्लॉकचेन पे ये सभी चीजों को ना मतलब एक सर्वर नहीं कर सकता, ये सभी चीजों के लिए बहुत सर्वर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो और बहुत बड़े बड़े लेवल पे चाहिए होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि हर ब्लॉकचेन का अपना मैथमेटिकल पजल है। जैसे कि मुझे सेम चीज आप सेंट्रल वाले में आप समझ गए, सेम चीज को सोचिए कि हमें क्रिप्टो करेंसी के तौर पे अगर भेजना है, मुझे क्रिप्टो करेंसी भेजना है, ठीक है, मुझे करेंसी भेजना है, मुझे टोकन भेजना है, मुझे कॉइन भेजना है, अब फिर से मुझे रायपुर भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने वॉलेट से रायपुर के वॉलेट में भेजूंगा, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये मतलब रायपुर का है या फिर ये वॉलेट है, वो मतलब पूरे एक सिस्टम एक ब्लॉकचेन पे अलग अलग जगह पे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि मैं जो ट्रांजेक्शन जो किया, मैं जो यहाँ से भेजा क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन भेजा, ठीक है, तो वो वहां पे जाने से पहले इसको ना बहुत सारे जो सर्वर्स है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है ना, उसको वेरीफाई करेंगे। और कैसे वेरीफाई करेंगे? ब्लॉकचेन का अपना मैथमेटिकल पजल है जो हमारी ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है, इतना बड़ा पजल होगा, मतलब मैथमेटिकल हो सकता है या कुछ भी उस तरीके से। तो वो जो होता है ना, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए उसको सोल्व करेगा, ठीक है ना। और वो हम हमारी कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन मशीन उसको सोल्व करता है। और मशीन जब सोल्व करता है ना, उसके बाद वो प्रूफ ऑफ वर्क देता है कि देखो ये हमने सोल्व किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हजारों कंप्यूटर से, हजारों सर्वर से, तो इस तरीके से क्या होगा ना, ब्लॉक ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा कि अगर 100 मतलब सर्वर भी इसको, मतलब 100 कंप्यूटर भी इसको अगर वेरीफाई कर दिया कि यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं दूसरे जगह पे मतलब वॉलेट पे पैसा भेजा हूँ, और उसके बाद फिर वो जितने भी कंप्यूटर से उसको वेरिफिकेशन करेंगे वो मैथमेटिकल पजल को सोल्व करते हुए, ठीक है, और वो प्रूफ ऑफ वर्क देंगे और पता चलेगा कि अच्छा उनको अकाउंट में मतलब वो जो वॉलेट है वहां पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो यही जो प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है ना, इसको माइनिंग भी बोलते हैं। तो कोई भी मतलब बड़ा, जैसे कि इसी तरीके से माइनर्स होते हैं जो बड़े बड़े मतलब ट्रांजेक्शन्स को क्या होता है ना, वो मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बड़ा बड़ा रीग लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चीजें मतलब ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो यही सिस्टम है जिसको मतलब बनाया गया कि सेंट्रल अथॉरिटी, एक इंसान के पास सभी कुछ अधिकार नहीं हो, ये अधिकार को सब पे बांट दिया जाए, ठीक है, बांट दिया जाए। तो जब बांट दिया जाएगा ना, तो वो इंसान मतलब जो हमारे जैसे जो इंडिविजुअल है ना, वो ओन करते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हमें एक्सचेंज पे बात करना है, लेकिन हम इसको सिंपल सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चीजों पे समझते हैं। तो सेंट्रलाइज क्या होता है? एक अथॉरिटी होता है, कुछ मतलब कुछ हाथों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, सेंसरशिप है और पावर का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से समझिए कि एक कोई कंपनी है, कोई XYZ एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसको 10 महीने से या 5 महीने से उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, या जितना प्रोजेक्ट मिलता था उतना प्रोजेक्ट अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। उस पर कुछ तो ऐसा चल रहा है, रिसोर्सेस ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उनके पास फंड नहीं है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए। तो अब ये जो XYZ जो कंपनी है, इसके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, इसके जो मालिक होंगे, ठीक है ना, वो 3-4 लोग होंगे, मे भी एक इंसान हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि चलो हम हमारे कंपनी में अगर 200 एम्प्लॉय है तो 100 को हटा देते हैं, या सिर्फ 150 रखते हैं, 50 को हटा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का एक डिसीजन लेगा ताकि इससे हम अपना कंपनी को सस्टेन करा सके, थोड़ा दिन और चला सके, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो जो मालिक होगा उसका CEO को बुलाएगा, CEO को बोलेगा कि देखो ऐसे ऐसे डिसीजन मतलब लिया गया है और इसको तुमको एग्जीक्यूट करना है। तो CEO फिर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हेड है उसको बुलाएगा, डिपार्टमेंट हेड्स अपने जितने मैनेजर्स हैं उसको बुलाएगा, और फिर मैनेजर्स को बोलेगा कि जितने भी लोग हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है या जिनके बिना काम हो सकता है उनको निकाल दो, हटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता है। उसी तरीके से डिसेंट्रलाइज जो होता है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है उसका।
इसमें क्या होता है, एक बार जो रूल बना दिया गया, एक बार जो नियम कानून बना दिया गया ना, उसी को मतलब देखते हुए उसी को मतलब सेंट्रल ये करके पावर रख के उसी पे काम होगा। यहाँ पे जो रूल्स होता है वो रूलर से बड़ा होता है। यहाँ पे कोई एक आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर 4 लोग आए मिलके एक रूल बनाए, ठीक है ना, और उसके बाद एक चारों का कम्युनिटी है, यहाँ पे एक रूल बन गया, ठीक है, तब चारों को इसी रूल को फॉलो करना होगा अनटिल एंड अनलेस उस पे मतलब हमको कोई चेंजेस करना हो या नहीं करना। और ये रूल चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रूल इसलिए भी चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि वो जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी बड़ा होते जाएगा। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है ना कि मालिक मतलब सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो मालिक है वही रहेगा, ठीक है, या फिर वो अपना मतलब ठीक है इस तरीके से। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, वो कम्युनिटी जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो उसका जो ऑनरशिप होता है ना वो बढ़ने लगता है। तो कोई एक डिसीजन अगर लेना हो ना तो फिर हमको सभी का सहमति चाहिए होगा। इसीलिए अगर आप देखे होंगे कि कोई भी डिसीजन जब इस प्रोजेक्ट में आता है, ओरिजिन पे आता है, ठीक है, तो वोटिंग के थ्रू उसको वोटिंग के थ्रू मतलब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, कम्युनिटी गवर्नेंस करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया। और ये ऑटोमेटेड सेट गवर्नेंस पे भी चलता है, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल रोबोट लॉयर है जिसको पता है कि ये होने से ये होगा, ठीक है, या उसको इस तरीके से कोड किया गया है, उसको इस तरीके से लिखा गया है कि उसको पता है कि ये जब सिचुएशन आएगा तो ये सिचुएशन मतलब ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सपोज करें तो वेंडिंग मशीन हो गया, जहाँ पे खाने पीने का सामान होता है, पैसे डालते हैं और उसके बाद क्या होता है आप डिपॉजिट करते हैं फंड्स को, आपको वहां पे कंडीशन मीट होता है कि आपको क्या चाहिए और उसके बाद वो नीचे से मतलब गिर जाता है और आप उसको रिसीव कर सकते हैं। सेम हो गया जैसे एटीएम में मतलब एटीएम कार्ड हो गया, ठीक है, तो क्या होता है उसमें आप अपना कार्ड डाले, एक नंबर डाले, आपको जितना पैसा कंडीशन मीट हुआ आपका पैसा बाहर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से स्मार्ट कोड जो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिजिटली लिखा गया नियम कानून है जो ब्लॉकचेन पे रहता है। और उसी तरीके से उसको पता है कि यहाँ पे जब ये चीजें होंगी तो ये चीज मतलब ये इस तरीके से रिएक्ट करना है और ये चीजों को मतलब एग्जीक्यूट करना है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट ऐसे मतलब इसमें एक बार जब बना दिया गया है ना तो उसी तरीके से वो करेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार ये प्रोग्रामेबल है लेकिन ये मतलब इम्यूटेबल मतलब प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट है और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से कॉइन और टोकन हम समझते हैं, तो कॉइन जिसका अपना ब्लॉकचेन होता है और टोकन जो होता है जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलता है। जैसे नेटिव करेंसी अगर देखे बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब जब देखें तो ये कॉइन्स है। लेकिन यही अगर आप हम जैसे कि जो टोकन जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन है उसका LGNSC ये टोकन है, दूसरे के ब्लॉकचेन पे, ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे चल रहा है, ठीक है। इसको हम यूटिलिटी के लिए, रिवॉर्ड के लिए, गवर्नेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि अभी तक हम डिस्कस करते जैसे आ रहे, तो ये फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, ग्लोबल है, अपॉर्चुनिटी है और ये फ्यूचर का फाइनेंस है। तो क्रिप्टो करेंसी इसलिए आप अभी अडॉप्ट करेंगे या फिर बाद में आपको करना पड़ेगा। अब ओरिजिन क्या है, देखिए मैं ये सभी चीजों को इतना मतलब धीरे धीरे इसलिए समझा रहा था ताकि फिर अभी अब प्रोजेक्ट पे आए ना या किसी को जब आपको सीखना हो या फिर आप किसी को बताएंगे तो अच्छे तरीके से बता सकें। अब ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन वेब3 का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है जो पॉलीगॉन फिर से क्या है, एक ब्लॉकचेन है। तो ओरिजिन वेब थ्री भी मैं समझा दिया। वेब3 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम मतलब ये इसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। वेब3 क्या हो गया, वेब3 पे फिर से अगेन वेब3 मतलब जहां पे किसी का इस तरीके से कंट्रोल नहीं है, आपका एसेट आपका एसेट है, आपका जो चीजें हैं वो आपका है, ठीक है। उसी तरीके से ओरिजिन क्या है, वेब3 है। वेब3 डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम है जो पॉलीगॉन क्या है, अगेन एक ब्लॉकचेन है तो उस पर रहता है। तो इसमें आप कैसे करते हैं, आप इस प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं एक अमाउंट, एक सर्टेन एक अमाउंट, कोई भी हो सकता है, फ्री है उसको चूज करने के लिए, ठीक है। आप उससे एंटर करते हैं, आप स्टेक करते हैं, वही अमाउंट आपका हर 8 घंटे में 0.2 से लेकर 0.4% तक वो ग्रोथ देता है। अब वो ग्रो करता है, ठीक है, आप उससे अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये फिर से ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे है और स्मार्ट कोड कंट्रोल करता है, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करता है।
ठीक है। इसका कुछ टेक्निकल फैक्ट्स ये है कि ये लॉन्च हुआ था 7 मार्च 2024 को, हालांकि ये चल रहा था बहुत पहले से, ठीक है, लेकिन 7 मार्च, 14 साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन 7 मार्च 2024 को मतलब इसका ये लॉन्च हुआ, ठीक है। ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर रहता है। इसका जो टोकन है उसको हम लॉन्गिनेस बोलते हैं, या शॉर्ट में उसको एलजीएनएस बोलते हैं। अब इसका ऑडिट जो हुआ है ना, वो सर्टिक और आर्मर्स जैसे मतलब बड़े संस्था है जो समझिए कि जो यही करते हैं कि कितना सिक्योरिटी इसका कितना अच्छा है, या किस तरीके से है ये, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, या इस तरीके इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब इसको चेंज कर दिया जाए बाद में और फिर इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी किया जाए। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक होता है ना, ऑडिटर्स जो होते हैं ना, वो यही होते हैं, सर्टिक और आर्मस। तो इससे ऑडिटेड कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं है, प्रोजेक्ट है। इसका जो वॉलेट है वो टोकन पॉकेट और बिटगेट जैसे वॉलेट पे जो डिसेंट्रलाइज ऐप है उस पर आप रख सकते हैं। और इसका जो एक्सचेंज है वो क्विक स्वैप है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स हैं, तो इसमें आपका ज्वाइनिंग फी नहीं है। अगर आपको ओरिजिन पे आना है, ओरिजिन को समझना है, ओरिजिन पे काम करना है, पैसे बनाने हैं, तो जीरो ज्वाइनिंग फी है, कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, ठीक है। कोई एंट्री फी नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई प्रीमियम पैकेजेस नहीं है कि मतलब आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं, या 15,000 से, 50,000 से, लाख भर से होता है ना, तो उस तरीके से नहीं है। वो सब जब चीजें आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाइए कि वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसमें आप इतना जमा करेंगे और फिर 24 घंटे के बाद इतना मिलेगा, या फिर वट। तो वो होता है ना, तो इसमें ये नहीं है, कोई प्रीमियम पैकेजेस नहीं है। आप चाहे तो एक एसेट के साथ शुरू कर सकते हैं, आप 1 लाख एसेट के साथ शुरू कर सकते हैं। आपका फ्री विल है, आप आजाद हैं इसको चूज करने के लिए, ठीक है। कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, कोई पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं है, कोई ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स नहीं है, 0 डे स्टेकिंग है, मतलब कभी भी शुरू कर सकते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, ठीक है। फुली डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई एडमिन का कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड है, मतलब हर 8 घंटे में आपको रिवॉर्ड आपका दिखेगा पब्लिक ब्लॉकचेन पे, और कोई हिडन मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपको कल के दिन मतलब कुछ ऐसा थ्रेट हो, ठीक है। ओरिजिन प्रॉमिस करता है एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस, जो कि फिर से स्मार्ट कोड कंट्रोल करता है, और कोई काउंटर पार्टी, कोई थर्ड पार्टी रिस्क नहीं है, ठीक है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम जब बात कर रहे हैं ना, तो ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिप्लॉय किया गया है। तो अभी कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, और धीरे धीरे जैसे इसके प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे इसके प्रोडक्ट आगे जो इवॉल्व करेगा, तो सभी स्मार्ट कोड होता है ना, टाइम टाइम के साथ वो एक्टिवेट होते जाएगा, और वो अपना फुल फ्लेज काम करने लगेगा। अब जैसे कि बिटकॉइन भी जब शुरू हुआ था ना, तो वो 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ था हमारा। आप सोच लो कि 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ है। हाँ, तो अब आप यहाँ पे अपना एसेट आपके पास रहता है, ठीक है। कोई दूसरा, कोई ये प्रोजेक्ट है जो आपका एक्सेस नहीं रखता है, कि आपका जो एसेट है, आप जो जो शुरू करेंगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा जिससे आप एसेट लेंगे और फिर शुरू करेंगे, वो कंट्रोल आपके पास रहेगा, ठीक है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अवार्ड का, सॉरी रिवॉर्ड का जो ग्रोथ होता है, जो आरओआई आपको मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो रिटर्न मिलता है, तो ये फेयर है, मतलब सभी को एक समान ही मिलता है, ठीक है। ये प्री माइंड नहीं है, सबसे मतलब बड़ी बात है कि प्री माइंड नहीं है, इसको बनाया नहीं गया। जैसे जैसे इसमें लोग आते जाते हैं, उस तरीके से मिंटिंग के प्रोसेस से बनते जाते हैं। तो मिंटिंग अगेन, जैसे माइनिंग है, तो मिंटिंग भी एक प्रूफ ऑफ वर्क है। जब हम स्टेक करते हैं ना, जब हम स्टेक करते हैं, तो उसका जो प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है ना, मतलब वो मिंटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। स्टेक करते हैं तो स्टेक हुआ है, उसका प्रूफ ऑफ वर्क मिंटिंग, मिंटिंग से फिर ये तो ये प्री माइन नहीं है, ठीक है। और वो मिंटिंग जब होता है ना, तो उसी का जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो स्टेकिंग हम जब कर रहे होते हैं तो वो रिवॉर्ड मिलता है। तो अब स्टेकिंग कैसे काम करता है, एलजीएनएस से आप स्टेक करते हैं और एलजीएनएस आप अर्न करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही मतलब बहुत ज्यादा मैं नंबर्स पे इस पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं हर कुछ अगर फीड कर दूं, ठीक है, तो एक होता है ना, फिर आपको जानने में आपका जो क्यूरियोसिटी होगा ना, वो मतलब डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप नए हैं, ठीक है, तो आप अपने जो आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने आपको रेफर किया है, ठीक है, आप उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ समझेंगे चीजों को। तो मैं बस एक ओवरव्यू इस तरीके से दे दे रहा हूँ ना, जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप सिस्टम को समझेंगे ना, तो और भी मतलब ज्यादा आपको मतलब मजे से आप सीख सकते हैं चीजों को।
तो हर 8 घंटे में 0.2% से लेकर 0.4% तक का ग्रोथ होता है, ठीक है। अगर 0.2% को अगर 8 into 3 कर दे तो 24 आवर का एक फ्रेमवर्क होता है एक दिन पे, तो वो 0.6% होगा। लेकिन 0.4% का अगर हम इंटू 3 करते हैं तो 1.2% होता है, ठीक है। तो हम अभी तो 0.2 है, तो हम मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दिन में आपका जो एसेट है, ठीक है ना, वो 0.6% के से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो विद इन आपका मतलब 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5-6 मंथ होते होते हैं ना, जो आपका जो एसेट जो होता है ना, वो आपका एसेट मतलब 2x हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा और अपने जो सीनियर्स होंगे, आपके जो रेफरर्स होंगे, उनके साथ कीजिएगा कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और आपका जो एसेट है वो कहाँ तक ग्रो करेगा और कैसे ग्रो करेगा। 1 साल में कितना होगा, 6 मंथ में कितना होगा, मतलब 6 मंथ में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा, उससे ज्यादा में कितना होगा। तो ये सब आप खुद से देखिएगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। और आप जो ऐप यूज कर रहे होंगे ओरिजिन का, उसमें भी आपको वो फैसिलिटी दिया हुआ है जहां पे आप अपना ग्रोथ देख सकते हैं, अपना एसेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप समझें तो कुछ एग्जांपल इस तरीके से है। अगर मैं मतलब 100 LGNS का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको मतलब 0.2% और 0.4% के बीच का एक लेते हैं, 1%, क्योंकि कैलकुलेशन हम करेंगे तो इजी होगा और हमें फिर ये देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर आप अब अभी जो आपको जो मतलब 0.2% से मिलेगा ना, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 3 मंथ में अगर आप 100 LGNS से शुरू करते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स में आपका जो एसेट होता है ना, वो 200 LGNS हो जाता है। 6 मंथ में वही 100 LGNS ना 500 LGNS हो जाता है। और वही 12th मंथ में, ठीक है ना, 1 साल में जो आप 100 LGNS जो आप से शुरू किए थे ना, वही आपका 2800 से लेके 3000 LGNS में कन्वर्ट होता है। वो भी ये सभी कुछ हो रहा है ऑटो कंपाउंडिंग में। मैं मेंशन करना भूल गया, मतलब ये ऑटो कंपाउंडिंग में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटो कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से 8वां अजूबा है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मतलब जो एसेट है, आप जहां से शुरू किए थे और वो जहां तक पहुंचेगा ना, तो उसका कैलकुलेशन मतलब बहुत ही मतलब सॉलिड होता है। एक तरीके से अगर समझिए तो आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। और अभी मतलब आप 100 LGNS से शुरू करते हैं, ठीक है, और आपका कीमत अगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर एक सर्टेन कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि अभी का रेट नहीं, हम एक 1000 का लेके चलते हैं, क्योंकि वो आइडियल मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी रेट डाउन है। तो मतलब एक होता है अभी 6-7 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, $6-7 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन इसको अगर हम $10 भी लेके चलते, जो आइडल होता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पे अभी इसका प्राइस अब अप जाएगा, मार्च के आसपास में, चाइनीज न्यू ईयर के होने के आसपास में, जब ये ऊपर जाएगा, जब चाइनीज कम्युनिटी बहुत ज्यादा इस पे इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना। 20 लाख का भी कम्युनिटी है इसके अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट में 20 लाख का कम्युनिटी है, और सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है वो चाइनीज कम्युनिटी है। और चाइनीज कम्युनिटी जब उनका न्यू ईयर आता है ना, और इसमें जब वो हलचल दिखेगा और इसका जो प्राइस ऊपर जाएगा ना, उस टाइम पे तो हम एक एक आइडल हम लेके चल रहे हैं कि अगर एक एसेट की कीमत अगर 1000 है, ठीक है, एक एसेट की कीमत अगर 1000 है, तो अगर आप 100 एसेट से अगर आप शुरू कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100 एसेट से कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर आप 100 एसेट से भी शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जो जिसके साथ आप एंटर कर रहे हैं, उसमें 1 लाख का होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर 1 लाख को आप मतलब 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो ये मतलब तो वही देखिए, वही एसेट जो होता है ना, 100 एसेट आपका 2800 हो जाता है। फिर तो वहां पे आप देख लीजिए, अगर प्राइस सेम रहा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट क्या है। प्राइस अगर ऊपर गया, क्योंकि नॉन स्टेबल कॉइन है ये मतलब इसका प्राइस ऊपर नीचे दोनों होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, और नीचे गया तो भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि नीचे कितना भी नीचे जाए ना, आपको मतलब लॉस मतलब एक होता है ना, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू ये एसेट ग्रो कर रहा है, तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो रहा। और क्योंकि ये कम्युनिटी बैक प्रोजेक्ट है, इसको कम्युनिटी गवर्न करता है, ठीक है ना। तो सबको पता है कि मतलब किस तरीके से हमको बैलेंस करके चीजों को चलना है। क्योंकि अगर आपके पास एक चीज है जो एसेट आपको हमेशा एसेट बना के दे रहा है, पैसे बना के दे रहा है, तो आप उसको एक साथ में मतलब उसको छोड़ छाड़ के सेल करके आप दूर नहीं जाना चाहेंगे उससे, राइट। तो ये चीज है, ठीक है। ये कुछ पार्ट था, इसको बेटर अपने मतलब जो रेफरर है, जो आपके सीनियर्स है, उनसे समझिएगा।
और हम कुछ चीजों पे बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप कैसे रिच बना सकता है, ठीक है। तो कैसे मतलब लोग कैसे मतलब रिच होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मतलब देखिए, रिच होना और फिर एक होता है ना अमीर होना, धनवान होना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। अमीर होना मतलब आपके पास कुछ टाइम के लिए पैसा आ गया और उसके बाद फिर वो पैसा गया तो फिर आप फिर से आप अपने पोजीशन पे आ गए। लेकिन वेल्दी होना मतलब रिच होना और वेल्दी होना दोनों में डिफरेंस है। रिच का मतलब हो गया अमीर, अमीर होना मतलब आपके पास एक अचानक से पैसा आ गया और उसके बाद फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए उसको उसको तो फिर वो फिर चला गया तो आपको फिर ग्राफ डाउन हो गया तो फिर आप वही पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना एम रिच होने का नहीं है, अपना एम है वेल्दी होने का। वेल्दी मतलब ऐसा आएगा उसको मेंटेन करेंगे, उसको स्केल करेंगे, मतलब पैसा आया उसको मेंटेन किए, उसको स्केल किए, उससे और पैसा बनाए, ठीक है। तो ये होता है वेल्दी होना। तो हो सकता है कि मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा एम है वेल्दी होना, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कैसे वेल्दी कैसे होते हैं लोग, रिच कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप या तो मतलब जो दुनिया में लोगों का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। या कोई नीड है, दुनिया में कोई नीड है, आप उसको फुलफिल कर दो, ठीक है। अब अमेजोन क्या किया था, आपको पता है कि वहां पे नीड था, लोगों को सामान वामान इधर मंगाना था, वहां से मंगाना था, किसी को बेचना था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था, जरूरत था। तो अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आया, ठीक है, लोगों का जरूरत पूरा किया, तो एक दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, सबसे वेल्दी इंसान में से एक है, ठीक है। एलन मस्क क्या किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी पेट्रोलियम वाला कार कितने दिनों तक चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर वो इलेक्ट्रिक वाला कार लेके आया, ठीक है। तो उस तरीके से फिर उसका भी स्टोरी आपने आपने देखा होगा। हम सब जब शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो कितने साल तक वो अनप्रॉफिटेबल था, ठीक है। लेकिन एक बार प्रॉफिटेबल हुआ, राइट, वो सस्टेन करेगा। तो इसी तरीके से अभी एलन मस्क है जो क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो अभी दुनिया का सबसे रिच इंसान है वो, ठीक है। आप और अब अभी आपको खुद को देखना है, आपके पास कोई सिस्टम है जिससे वो जो आपको रिच बना सकता है। अगर आप आपका दुकान है या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कोई सर्विस बेचते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप अगले 10 साल तक यही बेचने वाले हैं, ठीक है। तो वेल एंड गुड। और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ये सर्विस जो मेरे पास अभी है या नहीं है, और अगर मेरे पास नहीं होगा तो आगे वाले 10 साल पे हम यही होंगे, और या तो मेरे पास अभी जो प्रोडक्ट है जो सर्विस है अगर हम इसी को बेचते रहे तब भी 10 साल में हम कुछ ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे, तब आपको एक सिस्टम चाहिए होगा जिसका ओनरशिप आपके पास हो। वो आपके लिए जब आप सोए रहे तब भी काम करे, ठीक है, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें और इसमें बिना टाइम दिए भी आपको पैसा बना के देता रहे, ठीक है, और आपके बिना एफर्ट और बिना पैसे लगाए भी वो ग्रो करता रहे। तो ऐसा कोई सिस्टम चाहिए, जो सिस्टम आपको क्या दे रहा है, मतलब ये ओरिजिन आपको वो सिस्टम दे रहा है। ट्रेडिशनल वर्क में क्या होता है ना, आप वो तब तक वर्क करता है जब आप करें, मतलब आप जितना घंटा काम करेंगे तब तक वो काम होगा, आप फिर उसको छोड़ दिए तो वहां पे काम नहीं होगा। ये लिमिटेड होता है आपका समय से, आप जितना समय उस पर काम करेंगे उतना ग्रो करेगा, छोड़ दिए तो फिर वो ठप बैठ जाएगा। लेकिन यही तो मैं शुरू में क्या बोला था, 24/7 आपके लिए काम करेगा, आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसमें आप बहुत बड़े मतलब तरीके से ग्रो करेंगे। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप बस स्टेकिंग करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। तो इसमें विन विन मतलब विन विन सिचुएशन है, इसमें आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप दोनों तरीके से आप जीत रहे हैं इसमें। तो आपको समझना पड़ेगा, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस है, अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ये ओरिजिन आपको वो सर्विस दे रहा है जो आप जिससे लोगों का नीड और प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन आपको क्या दे रहा है, आपको एक ऐसा चीज दे रहा है, एक ऐसा सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसको आपको सीखना है, लोगों को सिखा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, इससे आप लोगों का प्रॉब्लम है और नीड है एक साथ फुलफिल कर रहे हैं। अभी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों का प्रॉब्लम अभी है कि लोगों का सॉरी लोगों का नीड क्या है, लोगों का नीड है पैसा। लोगों का नीड क्या है, लोगों का जरूरत क्या है, पैसा, ठीक है। लोगों को सब किसी को आप किसी से भी पूछिए ना, अगर वो काम कर रहा है या जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ठीक है, या 24 घंटा मेहनत कर रहा है, 9 to 5 वो जॉब कर रहा है, या वो रेड रेस में भाग रहा है, ठीक है, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, तो किस लिए कर रहा होगा, क्योंकि पैसा चाहिए। तो लोगों का भी दुनिया में भारत में जो सभी का जरूरत है ना वो मतलब ये कितना भी हो ना एनफ नहीं होता है, तो लोगों की जरूरत है पैसा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे बनाए और किस तरीके से बनाए और किस तरीके से हम इसको स्केल करें, ये नहीं पता है,
ठीक है, तो लोगों का नीड क्या है, पैसा, और उसको कैसे बनाना है ये उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ ओरिजिन के थ्रू आप उनको नीड और प्रॉब्लम दोनों फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए ना, अभी मतलब एक होता है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, उसको मतलब इसका जो अर्ली अडेप्टर्स है ना, वो नेटवर्क मार्केटर्स है। अगर आप जब देखते होंगे तो आप हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स जो आते हैं जिनका सेशन होता है, ठीक है ना, वो सभी नेटवर्क मार्केटर्स है। तो उनका मतलब प्रमोट करने का तरीका या उनका बताने का तरीका क्या है ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो लय होता है, जो सिस्टम होता है ना, उसको फॉलो करता है। लेकिन आप भूल जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग हम सामान नहीं बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं। और अभी के टाइम पे अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास सर्विस ऐसा नहीं है जो आपके लिए 24/7 काम करे, तो फिर आपका ग्रोथ मतलब होना, वहां पे एक लिमिटेशन आ जाता है, आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आप ग्रो नहीं करेंगे, उस एक सर्टेन अमाउंट पे ही ग्रो कर पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी 10 लाख बना रहे हैं मंथ का, तो आप 10 लाख तक ही रहेंगे आने वाले 10 साल में, ठीक है ना, उसको ग्रो नहीं करेंगे। तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हमें लगता है कि हमें मतलब लोगों को सर्विस हमको देना है, बताना है, तो बहुत लोग संकोच करते हैं, बहुत लोग इज्जत करते हैं कि हमें क्या बताना, क्या देना। तो नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी सेलिब्रिटी है ना, इवन अगर आप शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन, ये सभी लोगों को मिला, ये लोग, इनके पास तो मतलब कितना मतलब प्रॉपर्टी होगा, लेकिन स्टिल अभी देख रहे हैं ना, वो पान मसाला तक बेचते हैं वो। उनका काम तो फिल्म में भी चल रहा है ना, वो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म से कमा रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत क्या है उनको पान मसाला और गुटखा बेचने का? क्योंकि अगर आपके पास आपका फेस वैल्यू है, ठीक है ना, तो आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको पैसा मिल रहा है। भले उसका मोरल क्या है, उससे क्या होगा, आने वाले जनरेशन को क्या मतलब उससे मैसेज जाएगा, उनका क्या होगा, वो हमको नहीं पता, लेकिन हम वो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप हैं, ठीक है, आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको करना होगा। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है ना, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट एंड सर्विस आपको ओरिजिन दे रहा है। ठीक है, तो और उसको आपको लेके फिर उसको अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें रेफर कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा मतलब एक अमाउंट आप जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। और अगर आप काम नहीं कर रहे, फिर भी एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट आपका ग्रोथ हो ही रहा है। तो ओरिजिन आपको देता है, फ्रीडम देता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, टाइम का आजादी देता है। ठीक है, आप इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें 24 घंटा तो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन आप अपना एक्स्ट्रा समय निकालिए, 2-4 घंटा, 5 घंटा पैसिवली काम कर लीजिए, उसमें भी आपको बनेगा। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, कोई मिडिल मैन नहीं है, 24/7 ऑपरेशनल है, और कम्युनिटी का सपोर्ट है। कम्युनिटी का सपोर्ट है, आप इसमें मतलब पीयर टू पीयर चीजों को कर सकते हैं। आपका जो मेंटर्स होंगे, जो सीनियर्स होंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और वहां पे भी नहीं है तो अभी, क्योंकि इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे चीजें हैं, उनको भी देख सकते हैं। और फिर एक बार में होता है ना कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेने से भी ना वो नुकसानदेह होता है, वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। तो उस केस में हमारा जो सेशन है 8 बजे सुबह, 8:30 बजे सुबह, 8 बजे रात का, उस सेशन में आप कंटिन्यूअस आइए, हर दिन आइए। ठीक है ना, तो इससे आपको डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेफरल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया कि मतलब जैसे कि अगर आपके ये आपको दे रहा है वो चीज, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का और नीड फुलफिल करने का दे रहा है, तो ये आप जब रेफर करेंगे, आप जब लोगों को बताएंगे, अब जब आप नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है ना, तब तब आपको मतलब कुछ और बड़ा ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, अभी हम 0.2% से लेकर 0.5% का जो ग्रोथ था, वो हम स्टेकिंग पे बताएं, जिसपे आपको काम नहीं करना है, नॉन वर्किंग मॉडल है। आपका टाइम नहीं जा रहा है उसमें, आपका एफर्ट नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप जब समझ गए, आपके पास एक प्रोडक्ट और एक ऐसा चीज आपको दे दे रहा है जिससे आप आगे मतलब उसको रेफर करके बना सकते हैं, तो वो चीज फिर आपको करना चाहिए। ठीक है, वो पैसिवली आपको पैसा बना के देगा। तो दो दो तीन तरीका है, लेकिन पहला ये एक तो हो गया स्टेकिंग, जिसमें आपको काम नहीं करना है। अब जब आप रेफरल पे आते हैं ना, तो दूसरा अर्निंग का तरीका ये, इसको बोलते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। ठीक है, आप 15 लेवल तक आप काम कर सकते हैं, 15 लेवल तक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको बड़ा काम करना होता है, तो वो फिर एक दूसरा अर्निंग मेथड है। तो जैसे कि लेवल 1 में क्या है ना, कि आप एक डायरेक्ट रेफर किए, आप किसी को बताएं। आप एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, आप डायरेक्ट एक दूसरे इंडिविजुअल इंसान को करते हैं। ठीक है, और सेल्फ स्टेकिंग अगर आप $100 का रखते हैं, आपका जो स्टेकिंग है, जो आप जो इन्वेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो एक होगा $100 का हो, ठीक है, तो उसका फिर आपको मतलब फिर वो हर 8 घंटा मतलब 0.2% से लेकर 0.4% आ रहा है ना, तो वही आपका जो रेफरल होगा उसको भी आएगा, लेकिन उसका फिर आरवाई जो होगा ना, 8 से 16% वो आपको मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से
लेवल 2 में 5 से 10% मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसका जो स्टेकिंग होगा, आपका सेल्फ स्टेकिंग वो $300 का होना चाहिए। 4 से 8 लेवल पे आपको सॉरी, लेवल 3 में आपको 4 से 8% का मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपका सेल्फ स्टेकिंग बड़ा होगा, $500, $800, फिर $1200, $1700 इस तरीके से, और फिर 8 लेवल पे आपका $3000 का आपके पास सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए। उसी तरीके से 9 से 15 जो है, वहां पे आपको 2.5% का मतलब आपको आरवाई का मतलब जो आपका जो मतलब रेफरल होंगे उनका आरवाई मिलता है, ठीक है ना, तो उसमें भी स्टेकिंग आपका लेकिन फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। इसमें हम जब आप चीजों को मतलब जब डीप डाइव मतलब करेंगे ना, जब आप इसको और अंदर इसको और गहराई से आप जब समझेंगे ना, और उसके बाद एक छोटा छोटा जो कैलकुलेशन होता है ना, जो नंबर्स होता है ना, उसका और आपका जो ग्रोथ परसेंटेज है ना, उसको जब आप देखेंगे ना, तो बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। वो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको देखने और सुनने समझने में भी और लोगों को बताने में भी मजा आएगा, तो वो चीज है। फिर इसके बाद डाउ रिवार्ड आ जाता है, आप 15 लेवल तक करें, लेकिन अगर उसके बाद आपको अगर टीम के तौर पे करना है, ठीक है, आप टीम बना के कर सकते हैं, या ठीक है, या इंडिविजुअली, जैसे कि इसमें देखिए राइट साइड में देखिए एक पिक्चर दिख रहा होगा, उसमें एक छोटा सा इंसान है और उसके नीचे तीन उसका टीम है, ठीक है। वो 3 टीम हो सकता है, 3 इंडिविजुअल हो सकता है, डजंट मैटर, मतलब ये इस पे ये नहीं होता है कि ये टीम होना चाहिए या इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर आपके एक रेफरल पे, ठीक है ना, एक टीम पे $50,000 का अगर बिजनेस हो जाता है, ठीक है, और दूसरे में भी $50,000 का बिजनेस हो जाता है, तीसरे में भी $50,000 का बिजनेस हो जाता है, तो आपको ओरिजिन प्रोजेक्ट का जो डाव रिवार्ड्स होता है, जिसको इसका जो कम्युनिटी है वो डाव है, डाव मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसका जो रिवॉर्ड होता है ना, उसके तौर पे आप बन जाते हैं, मतलब आपको रैंकिंग 1 मिल जाता है, जिसको बोलते हैं V1, मिशनरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको $50,000, $50,000, $50,000 का 3 टीम में या 3 तीन मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल के नीचे भी हो जाता है ना, तो आपको फिर जो बोनसेस मिलता है ना, 1 से 5% का होता है, ठीक है। और इसमें अर्निंग पर डे अगर आप देखें ना, तो 22 एसेट मिलता है आपको, ठीक है, 22 एसेट मतलब 22 एसेट तक मिलता है, ठीक है। तो इसमें अगर 22 इंटू अगर अभी जो रेट चल रहा है ओरिजिन का, LGNS का, इनटू अगर आप मतलब अभी जो रेट चल रहा है यूएसडीटी का, जो मार्केट में जो भी होगा 94, 95, 97 जो भी होगा, उससे करेंगे ना, तो आपको एक दिन का आपका जो अर्निंग होगा ना, वो पता चलेगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, अभी के टाइम पे भी कर सकते करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी जब जब एसेट की कीमत बहुत नीचे है, खैर ठीक है ना, $6-7 पे, फिर भी आप इजिली आप 4 लाख तक, मतलब अगर V1 है तो आप 4 लाख तक ऐसा करके बना रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर आपका इधर उधर थोड़ा इम्बैलेंस हुआ, थोड़ा ज्यादा काम हुआ, मतलब $50,000 की जगह बड़ा अमाउंट हुआ, तो आपको फिर वो उसका भी आपको ग्रोथ दिखेगा। इसी तरीके से आप V2 पे हो जाते हैं, तो आपका तीनों बिजनेस जो तीनों जो लेक का जो बिजनेस है, वो मतलब $1.5 लाख का होता है, ठीक है। उसमें भी आपका अर्निंग पर डे का जो होता है वो 40 डिजिटल एसेट है, मतलब जो LGNS है वो हर डे का मिलेगा आपको, मतलब 2 से 10% तक होता है। उसी तरीके से V3 में आपका तीनों जो मतलब तीनों लेग का बिजनेस है, $3 लाख तक होता है, तो 4 से 15% तक का मिलेगा। जो अर्निंग पर डे जो होगा वो आपका 88 डिजिटल एसेट होगा। उसी तरीके से V4 में आपको 6 से 20% का मिलता है, ठीक है ना। अर्निंग पर डे आपका जो होता है 120 से लेके 150 डिजिटल एसेट का। फिर उसी तरीके से वेनरेबल होता है V5 जो रैंकिंग होता है, ठीक है। उसमें अगर आपका तीनों लेग में $1 मिलियन का अगर बिजनेस होता है, तो आपका हर पर डे का जो डिजिटल एसेट होगा ना, वो 300 डिजिटल एसेट मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मास्टर V6 बन जाते हैं, तो V6 के बाद उधर मतलब रिले रेस शुरू हो जाता है कि आप जहां तक पहुंचे हैं, आप V5 तक पहुंचे हैं, तो आपके लोगों जो होंगे, जो आपके लोग होंगे, जो आपका टीम होगा, उनको V5 तक पहुंचाइए। मतलब रिले रेस होता है ना, जिसमें आप दौड़ रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना डंडा होता है दूसरे को पकड़ाते, फिर वो वहां से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है ना। तो आप जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक आप दूसरे लोगों को, आपकी कम्युनिटी के लोग को, आपकी टीम के लोग को, उनको पहुंचाइए। और उसके बाद फिर वहां वहां पे आप जिस दिन पहुंचा देते हैं, आपके लेवल के हो जाएंगे, तो आपका जो पोजीशन है वो बड़ा हो जाता है।
तो इस तरीके से है। और लेकिन यहाँ पे अगर आप नए हैं, ठीक है, तो आप V2, V3, V4, V5, V6 तक अभी भूल जाइए, V1 पे फोकस कीजिए। और अगर आप V1 है एंड V1 से ऊपर है, अगर आपका रैंकिंग ऊपर है, तो फिर आपका लेवल अलग है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे नए लोग होंगे, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अब V1 तक का अगर आप सोचते हैं, V1 तक का आप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद टाइम काफी हो चुका है, तो उसके बाद जो आपका जो ग्रोथ होगा ना, ऑटो कंपाउंडिंग में ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो इधर वाला कुछ पार्ट है जो, क्योंकि आज काफी टाइम ले चुका हूं मैं, तो जल्दी जल्दी मतलब इसको कोशिश करता हूँ खत्म करने के लिए। अ, तो फेलियर इज द पाथ ऑफ बिग सक्सेस, ये चीज है। तो इसमें हो सकता है कि आपको टाइम लगेगा, बहुत बार आप थकेंगे, बहुत बार गिरेंगे, लेकिन यही है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप बड़ा प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो आप बड़े पैसे बनाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि पैसे बनाने हैं, पैसे नहीं है, और लोगों को पैसे बनाने हैं, और आप वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है अभी मार्केट में, ठीक है, देश में, आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में, ठीक है। आप जब बड़ा प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो आपको बड़ा पैसा भी मिलेगा। सर्व द रिच अर्न मोर एक चीज है कि अगर आप अमीर लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ना, तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। पर खैर, यहाँ पे आप हर किसी का, हर सेगमेंट का, अमीर को और अमीर, मतलब अगर उसका चाहत है, अगर वो अमीर है और वो रिच है, अगर वो रिच बनना चाहता है, तो उसको आप एक मतलब एजुकेट कर सकते हैं, आप उसको ये पोजीशन, ये प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे और होगा। ये तो यहाँ पे आप हर सेगमेंट के लिए, हर वर्क के लिए कर सकते हैं वो चीजें। और बिजनेस में दो ही स्किल है जो मैटर करता है। एक तो होता है कि आप बनाना सीख जाओ, लर्न टू बिल्ड और लर्न टू सेल, ठीक है ना। लर्न टू बिल्ड में क्या होता है, एक सिस्टम बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, सॉल्यूशन बनाओ, प्रॉब्लम सोल्व करो, नीड फुलफिल करो। कोई ऑटोमेटेड मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जब सोए भी रहो तब भी काम कर रहा हो, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना चाहिए। और दूसरा स्किल होता है लर्न टू सेल, ठीक है, जब आपको मतलब बेचना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, बिजनेस में दो चीज मैटर करता है। ओरिजिन आपको मतलब बना के दे दिया है, अब आप सीखिए कि कैसे इसको बेचना है। और बेचने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि ये सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। 1 घंटा, क्योंकि 14 साल लगा है अगर इस प्रोजेक्ट को बताने के लिए, तो हम 1 घंटे में, एक साल में या एक महीने में हम नहीं सीख सकते। तो हमें टाइम इसको इन्वेस्ट करना होगा, उसी तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। 100% जब लोग होते हैं ना, ट्राई करते हैं ना, तो 100% फेल होते हैं। सक्सेस सिर्फ वही लोग करते हैं, मतलब 1% करते हैं, जो फिर से मतलब शुरू करते हैं, फिर से रिस्टार्ट करते हैं ना। तो अभी जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, या इस प्रोजेक्ट में अगर वो अच्छे रैंकिंग पे है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं गिरे होंगे फिर से। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो फिर वापस शुरू नहीं करते, रिस्टार्ट नहीं करते, एग्जिट कर जाते हैं। और वही लोग अभी V5 या V6 के पोजीशन पे होंगे ना, जो मतलब करते गए। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब आप शुरू करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम्स आपको ऐसे दिखेगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको करते जाना है, आप ठान लीजिए, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। वो रैंकिंग वगैरह फिर आपको सब जब लगने लगे, मतलब 0 से 1 क्या होता है ना, 0 से 1 हार्ड होता है, लेकिन 1 से 100 इजी हो जाता है। मतलब V1 तक आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लगेगा इस तरीके से कि आपका मतलब बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, या बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो हार्ड लगेगा। लेकिन जिस दिन V1 का रैंकिंग में हो गया ना, इसलिए मैं बोला कि V2, V3, V5, V6 इधर छोड़ दीजिए। V1 तक ही अगर आप एक फोकस करते हैं ना, और उसके बाद फिर V1 जब बन जाते हैं ना, वहीं तक मेहनत है। उसके बाद ये चीजें आपको मतलब, ये सिस्टम इस तरीके से बना है कि ऑटोमेटिकली आपको मतलब ऑटोमेशन पे आपको मतलब कंपाउंडिंग, ऑटो कंपाउंडिंग में आपको ग्रो कराएगा, ठीक है ना। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। और 99% की तरह कहीं आपको मतलब गिरना नहीं है, आपको फिर चलते रहना है, बने रहना है। वही है। हम अभी इन्फिनाइट लेवरेज पे रह रहे हैं। अभी आपको ऐसा है कि आपको मतलब प्रोजेक्ट को रेफर करना है तो किसको करें, ऐसा होता है ना, हमारे पास बहुत बार लोग नहीं होते हैं, हमारे पास लिस्ट नहीं होता है, हम किसको बताएं, किससे बात करें। तो अभी इंटरनेट का टाइम पे आप मतलब इन्फिनाइट लेवरेज के टाइम पे रह रहे हैं। जैसे कि अभी अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा है कि कितने लोग अभी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। कोई टाइप करेंगे, ओके, शायद मैंने चैट ऑफ करके रखा है, खैर। तो यहाँ पे अभी काफी सारे लोग होंगे, ठीक है, जो देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से इस सिस्टम को भी आप मतलब इसका यूज कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी एंड ऑडिट वेरिफिकेशन इसका हो चुका है, मतलब सिक्योर प्रोजेक्ट है, ऑडिटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है और वेरीफाइड है। तो आपको किसी भी चीज का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है,
ठीक है, तो इसको एज लॉन्ग टर्म बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे देखिए, समझिए, सीखिए और फिर इसको आगे कर सकते हैं। ओके, ओरिजिन का मतलब फ्यूचर जो विजन है वो क्या है? प्राइवेसी, स्टेबल कॉइन, ये हो गया ए पे, वेब थ्री मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या स्मार्ट सिटी, और फिर रियल वर्ल्ड एसेट करने का है। तो तीन फेज था। फेज वन है ओरिजिन, जब यह कम्युनिटी बन रहा था। उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, जब कम्युनिटी बन रहा था। अभी 20 लाख का कम्युनिटी है, मे बी वो बड़ा होगा और कुछ आने वाले समय पे वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी मतलब चांस है कि आप लोगों को मतलब रेफर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और ये कम्युनिटी को बिल्ड करने में और मतलब कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका जो पोजीशन होगा ना अर्ली एडेप्टर्स का होगा, जो शुरुआती दौर पे मतलब इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो आपको कल के दिन का जो रेवेन्यू होगा, पोर्टफोलियो होगा ना, वो भी बड़ा होगा। फेज टू है वो अवेक है, जब हम एपीएस सिस्टम और वेब थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे और बहुत कुछ आएगा इसका, जब रियल प्रोजेक्ट और रियल प्रोडक्ट्स आएंगे। फिर फेज थ्री है अवेक का मतलब होता है जागना, जब कम्युनिटी आ गया है, बन चुका है, ओरिजिन हो चुका है, तो फिर अवेक का आएगा फेज। ठीक है, वो जब हो जाएगा फिर एक हो जाएगा इटरनल, उसका मतलब होता है शाश्वत। तो इस एआई, स्मार्ट सिटी और रियल वर्ल्ड एसेट जब सभी कुछ आएगा ना, तो उसके बाद ही हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। ओरिजिन डिफरेंट क्यों है? तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक कंट्रोल करता है, हिडन फीस होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है। इसमें वही है कि कोड कंट्रोल करता है, ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड है, रूल्स है, ग्लोबल एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वही है, विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मतलब जो स्क्रिप्ट है ना वही मतलब फ्लिप हो गया है। आपके लिए पैसा काम कर रहा है, तो ये चीज है, आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, आपके लिए काम कर रहा है।